रति बार बार पीछे देख रहे थे और गाड़ी भगाते हुए खुद में बड़बड़ाए जा रहे थे। मेरी मत मारी गई थी जो यहाँ आई। रति पीछे देखती है तो उसे अंधेरे के सिवा कोई भी नजर नहीं आ रहा था और तभी एक झटके से उसकी गाड़ी आवाज करते हुए रुक जाती है और रति का सिर गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील से टकरा जाता है। रति की आंख खुलते ही वो देखती है कि वो एक खटिया पर लेटी हुई थी, छोटे से झोपड़े में। रति अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है और तभी फिर उसे एहसास होता है कि उसके सिर पर तो कोई चोट ही नहीं था। रति असमंजस में खटिया से उठकर बाहर निकलती है तो देखती है कि बाहर बहुत ज़्यादा चहल पहल थी और आदमी औरत नाचने गाने में लगे हुए थे। उनके बीच आग जल रहे थे जिसके चारों तरफ घूमकर सब जश्न मना रहे थे। रति को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। ऊपर से अजीब बात यह थी कि औरतों ने लंबा घूंघट लिया हुआ था और आदमियों ने अजीब से नकाब से खुद का चेहरा ढका हुआ था। तभी एक औरत रति के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे नचाते हुए आग के पास ले जाने लगती है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग अजीब सी आवाज़ निकालते हैं। तभी रति की नज़र आग के ऊपर लगी हुई लकड़ी पर जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने आग के ऊपर रति का शरीर लकड़ी में बंधा हुआ था और धीरे धीरे जलकर उसका मांस और खून टपक रहा था और चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे जिनकी आंखें नहीं थे और हाथ में सिर्फ 2 उंगलियां थे और बड़े बड़े दांत थे, वो सब खून और मांस को समेटकर इकट्ठा करके एक पात्र में रख रहे थे और कुछ तो खा भी रहे थे। रति सहम जाती है और उसके कानों में उसकी नानी की कहानी गूंजने लगती है जो उन्होंने उसे सुनाई थी बचपन में। इस गांव के बारे में कि ये गांव भूतों का गांव है और यहाँ एक समय गांव में फैली महामारी के दौरान अकाल मृत्यु में मरे बहुत से लोगों की आत्माएं यहाँ वास करती है और इस गांव से गुजरने वाले लोगों को मारकर खुद में शामिल कर लेती है। रति को याद आता है कि वो यहाँ किस लिए आए थे, क्योंकि उसकी माँ का फ़ोन आया था जो बीमार थे और रति नानी की कहानी को बस एक कहानी ही मानती है। रति इसलिए अपनी माँ से मिलने आए थे और जब वहाँ घर पहुँची तो उसने देखा कि उसके घर में माँ की जगह वहाँ पर एक चुड़ैल से दिखने वाली औरत थी और उसी ने रति पर हमला किया था। उसी से बचकर ही तो रति भाग रहे थे। रति अपने शरीर को ही देख रहे थे और उसे एहसास हो गया था कि वो अब मर चुकी है और भूत बन चुकी है। तभी रति को भीड़ में वो चुड़ैल नजर आती है जो उसने घर में देखी थी और रति उसे पहचान जाती है। वो उसकी माँ ही थी। 5 महीने बाद एक लड़का उस आग पर जिंदा लटका हुआ था और तभी जश्न मनाते हुए एक सजी धजी औरत भीड़ के साथ वहां आती है जिसने लंबा घूंघट किया हुआ था और फिर वो एक झटके में उस लड़की के गर्दन को काट देती है और पागलों की तरह उसका खून पीने लगती है। इसी दौरान उसका घूंघट निकल जाता है और नजर आता है उसका खौफनाक चेहरा। वो कोई और नहीं बल्कि रति ही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। हर तरह से आधुनिकता का चोला ओढ़े कर्णपुर एक महानगर है। इसके रिहायशी इलाके सिविल लाइंस में चारों तरफ इमारतों से घिरे हुए हैं।
अंग्रेजों का एक कब्रिस्तान है जो गोरा कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इसके एक तरफ शहर का बड़ा कॉलेज और उसका हॉस्टल, एक तरफ पुलिस लाइन और जेल, एक तरफ जिले का कोर्ट भी और पीछे गंगा घाट है। कॉलेज के आसपास के क्षेत्र से भी बच्चे पढ़ने आते हैं और हॉस्टल में रहते थे। शिवम और ऋषभ भी पास के गांव से उसी कॉलेज में पढ़ने आए थे। हॉस्टल में अपने कमरे में सामान सेट करके दोनों पलंग पर लेट गए। जल्दी ही नींद ने उन्हें आ घेरा। आंखें जब खुली उनकी तो देखा कि शाम ढल चुकी थी। उठकर उन्होंने कुछ खाने की सोची, लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर दोनों बाहर निकले कुछ खाने के लिए। टहलते टहलते वो दोनों मार्केट पहुंच गए और एक होटल में पहले तो दोनों ने खाना खाया। फिर थोड़ी देर तक मार्केट में टहलते रहे। फिर दोनों टहलते टहलते गंगा किनारे पहुंचे और वहीं घाट पर बैठकर रात का मज़ा लेने लगे। रात जब और गहराने लगी तो दोनों वापस हॉस्टल की तरफ लौटने लगे। पुलिस लाइन से आगे बढ़ते हुए कब्रिस्तान पार कर वो लोग हॉस्टल आ गए। कमरे में आकर दोनों बातचीत करने लगे। यार कितनी अच्छी और बड़ी मार्केट है यहाँ, शिवम बोला। हाँ यार, एक से एक दुकान है और एक से एक बढ़कर होटल भी है। खाना भी अच्छा था और सस्ता भी, ऋषभ बोला। हाँ यार, गंगा किनारे तो मज़ा ही आ गया। ठंडी हवा के साथ बहता पानी, खोया हुआ सा शिवम बोला। शिवम, तुमने देखा कि ये हमारे हॉस्टल के बगल में 4 दीवारी में कुछ है, लेकिन दीवार बड़ी ऊंची है, दिखा नहीं। शायद कोई पार्क है, ऋषभ बोला। हो सकता है, कल देखेंगे क्लास खत्म होने के बाद, शिवम ने कहा। दूसरे दिन दोनों सुबह जल्दी ही उठकर कॉलेज जाने को तैयार हो गए। कॉलेज में आज उनका पहला दिन था, इसलिए वो क्लास शुरू होने से पहले ही कॉलेज पहुंच गए। दोपहर तक उनकी सभी क्लास ख़त्म हो गई थी। थोड़ी देर और रुकने के बाद वो लोग हॉस्टल आ गए। दोपहर का खाना खाकर दोनों आराम करने लगे। शाम होते होते दोनों लोग जग गए, फिर अपनी पढ़ाई करने लगे। रात का खाना खाकर दोनों लोग बाहर घूमने निकले। घूमते घूमते फिर दोनों लोग घाट पर पहुंच गए और किनारे पर बैठकर ठंडी हवा का मज़ा लेने लगे। वापस लौटते समय उसी 4 दीवारी के सामने रुककर देखने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये है क्या। तभी उन दोनों ने देखा कि गली जहाँ से इसका मेन द्वार था, शायद वहाँ से कोई लंबा चौड़ा आदमी आ रहा था। यार, ये इतनी रात का पार्क में से कौन निकल रहा है, शिवम बोला। मुझे क्या पता, शायद कोई चौकीदार होगा। चल, हमें क्या करना है, ऋषभ शिवम को चलने का बोलकर आगे बढ़ गया। अरे तू अभी भी रुका है, अब उस आदमी से मिलकर ही चलेगा क्या? 2 कदम आगे बढ़कर ऋषभ ने फिर शिवम को टोका। चल रहा हूँ यार, कहकर शिवम भी ऋषभ के साथ हो लिया। दोनों कमरे में पहुँचते ही सो गए। दूसरे दिन फिर कॉलेज और हॉस्टल में ही दिन कट गया। रात को खाना खाकर दोनों पढ़ाई करने बैठ गए। काफ़ी देर पढ़ने के बाद दोनों दिन भर के बारे में बातचीत करने लगे कि तभी लाइट चली गई। गर्मी से दोनों का कमरे में बुरा हाल होने लगा, तो ये तय हुआ कि थोड़ी देर बाहर घूम कर आया जाए। टाइम देखा तो रात के करीब 2 बज रहे थे। दोनों हॉस्टल से निकलकर बाहर सड़क पर आ गए। अभी थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि दोनों फिर से कल रात वाला आदमी देख लिए, लेकिन वो अब उस पार्क से बाहर नहीं बल्कि अंदर जा रहा था। लगता है ये इस जगह का चौकीदार ही है, समझा, और ये यहीं रहता होगा अंदर,
लेकिन यार उसके कपड़ों से तो ऐसा नहीं लगता कि चौकीदार होगा। तूने देखा नहीं कैसे अंग्रेजों जैसे कपड़े पहने हुए हैं, और जूते भी। कोई भी चौकीदार ऐसे कपड़े तो नहीं पहनता है। शिवम ने कुछ आशंका जताते हुए कहा। यार वो चौकीदार ही है, छोड़ ना, तुझे क्या करना है? दोस्ती करनी है क्या, या फिर चौकीदार की नौकरी करनी है? ऋषभ थोड़ा खींचता हुआ बोला। नहीं यार, करना कुछ नहीं है, बस इतनी रात में उसे देखकर थोड़ा अजीब लगा। इतनी रात में कौन टहलता है? अरे भाई, गर्मी इतनी है, हो सकता है कि गर्मी की वजह से बाहर निकला हो हवा खाने के लिए हमारी ही तरह, ऋषभ बोला। शिवम ने हाँ में गर्दन हिलाई। तभी लाइट आ गई और दोनों वापस हॉस्टल लौट गए। ऐसे ही कॉलेज में बिजी होने की वजह से 3-4 दिन दोनों बाहर घूमने नहीं निकले। शनिवार को दोपहर में कॉलेज छूटते ही दोनों अपने गांव के लिए निकल गए। दूसरे दिन वापस लौटते लौटते आधी रात हो चुकी थी। दोनों जब पुलिस लाइन से आगे 4 दीवारी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़की खड़ी हुई है उसी 4 दीवारी से सटकर। दोनों सोचने लगे कि आखिर इतनी रात में ये लड़की है कौन जो यहाँ इस तरीके से खड़ी है। उन्होंने देखा तो वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। उसने एक लंबा फ्रॉक नुमा कपड़ा पहना हुआ था। उसे देखकर ही लग रहा था कि कोई अंग्रेज घर की लड़की है। दोनों जब उसके पास से निकले तो उन्होंने एक अजीब सी ठंडक को महसूस किया, लेकिन वो लड़की से बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ गए। अपने हॉस्टल की गली में मुड़ने से पहले दोनों ने पलटकर उस लड़की को देखा, लेकिन वो लड़की अब वहाँ से गायब थी। दोनों को लगा कि शायद चली गई होगी। दोनों बहुत थके हुए थे, इसलिए कमरे में पहुंचकर सो गए। अब अक्सर रात में वो दोनों जब बाहर घूमने निकलते हैं तो कभी वो चौकीदार तो कभी वो लड़की उन्हें दिख ही जाती। कभी कभी रात में तो उन्हें 4 दीवारी के अंदर रोशनी भी दिखती थी और लगता था कि कोई अंदर है। कई बार दोनों ने सोचा भी किसी दोपहर या शाम को अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर वो है क्या और कौन रहता है, लेकिन कॉलेज और पढ़ाई की थकान की वजह से उन्हें सही से मौका ही नहीं मिलता। एक रात फिर वो दोनों घूमने निकले तो उन्होंने फिर उसी चौकीदार को देखा। इस बार दोनों ने तय किया कि पास जाकर उससे बात करेंगे। जैसे ही दोनों ने पास जाकर उस आदमी से कहा, अंकल अंकल जी सुनिए, वैसे ही वो आदमी गायब हो गया। अब तो दोनों की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई और दोनों ने हॉस्टल तक दौड़ लगा दी। हॉस्टल पहुंचकर दोनों अपने कमरे में दुबक गए। यार वो क्या था? अचानक ऐसे गायब हो गया और कहाँ गायब हो गया? ऋषभ ने डरते हुए पूछा। मुझे लग रहा है कि कोई भूत था, तभी तो एकदम से गायब हो गया, शिवम बोला। मतलब हम जिस आदमी को देखकर चौकीदार समझते थे वो इंसान नहीं बल्कि भूत है। अभी भी ऋषभ डरते हुए बोला। हो सकता है, शिवम ने सोचते हुए कहा। अब तो पक्का कल चलकर देखना ही पड़ेगा कि आखिर वो जगह है क्या। शिवम ने आगे बोला। नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा, तू अकेले ही जाकर पता करना, मुझे डर लग रहा है, ऋषभ रुआंसा सा होकर बोला। अरे यार, रात में चलकर पता करने के लिए कौन कह रहा है, दिन में चलेंगे देखने के लिए। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं पता करके रहूँगा कि आखिर वो है क्या। दूसरे दिन कॉलेज छूटते ही शिवम जबरदस्ती ऋषभ को लेकर वहाँ पहुँचा। ऋषभ देख, यहाँ पर ये सब शिलालेख है, देख इस पर क्या लिखा है, शिवम बोला। शिलालेख पढ़कर शिवम बोला, यार ये तो कोई अंग्रेजों का कब्रिस्तान है,
जो 1750 में बना था और अब एक संरक्षित धरोहर है। क्या कब्रिस्तान है? मतलब हम कब्रिस्तान के बगल में रहते हैं और रोज इसी के सामने टहलते हैं? डरते डरते ऋषभ बोला। लेकिन यार, यहाँ तो कभी कोई लाश को आते नहीं देखा हम लोगों ने। शिवम थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए बोला। चल इसके गेट पर चलकर देखते हैं, शायद कुछ पता चले। शिवम ऋषभ को खींचते हुए बोला। दोनों कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गेट पर भी एक बोर्ड लगा था जिस पर कब्रिस्तान खुलने का समय लिखा हुआ था, सुबह 10 से शाम 4 बजे। दोनों डरते डरते अंदर गए। देखा पूरे कब्रिस्तान में अलग अलग तरह की कब्र बनी हुई है। हर कब्र पर खूबसूरत चित्र या मूर्तियां बनी हुई है। पूरे कब्रिस्तान में एक खामोशी सी थी और उन दोनों के अलावा वहाँ और कोई नहीं था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहाँ बहुत से लोग हैं। डर के मारे दोनों वापस बाहर निकलने लगे तो एक कब्र के पास एक बुजुर्ग को देखा। शिवम ने पास जाकर उस बुजुर्ग से कब्रिस्तान के बारे में पूछा। बाबा, ये कब्रिस्तान में किसी को दफनाते नहीं है क्या? नहीं बेटा, इस कब्रिस्तान में सिर्फ अंग्रेजों की ही कब्र है और सरकार की मनाही की वजह से किसी भारतीय को इसमें नहीं दफनाया जाता। आज़ादी के 1 साल बाद से लेकर आज तक कोई भी नहीं दफनाया गया। वैसे भी 800 कब्र के बाद अब यहाँ जगह भी कहाँ है किसी को दफनाने की। इसी वजह से इसे सरकार ने अपनी धरोहर के रूप में शामिल कर लिया है और जो भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये खुला रहता है। उस बुजुर्ग ने बताया। बाबा, क्या यहाँ भूत प्रेत भी रहते हैं? हमने रात में कई बार सूट बूट पहने एक आदमी को देखा जो अंग्रेज सा दिखता है, और कई बार तो एक अंग्रेज लड़की को भी देखा है इसी चारदीवारी के आसपास। कई बार इस कब्रिस्तान के अंदर से रोशनी भी आते देखा है। लगता है जैसे कोई अंदर रहता है। शिवम ने कहा। बाबा, कल जब हमने उस अंग्रेज से दिखने वाले आदमी को अंकल कहकर पुकारा तो वो गायब हो गया। ऋषभ अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर कर बोला। बेटा, मैं यहाँ रहता तो हूँ लेकिन मैंने खुद तो कभी नहीं देखा। लेकिन कुछ दिन कभी कभी कब्रिस्तान के अंदर से बहुत लोगों के होने का एहसास होता है मुझे। यहाँ आसपास के रहने वाले लोगों ने कई बार कब्रिस्तान के अंदर आत्माओं को देखने की बात कही है और बताया है कि रात में एक अंग्रेज़ लड़की बस यहीं कब्रिस्तान के आसपास ही दिखती है और अक्सर रात के 2 बजे के आसपास वो अंग्रेज़ दिखती है और उसे टोके जाने पर जैसे गायब हो जाती है। वो आदमी भी ऐसा ही करता है, लेकिन किसी का कभी कोई वो लोग नुकसान नहीं करते हैं। वो एक अंग्रेज गवर्नर की आत्मा है जिसको आज़ादी के संग्राम में क्रांतिकारियों ने मार डाला था। उस बुजुर्ग ने बताया। ऐसा कैसे हो सकता है बाबा कि आपने कभी उस अंग्रेज़ लड़की और उस अंग्रेज़ आदमी को नहीं देखा? शिवम आश्चर्य से बोला। जबकि आप तो यहीं रहते हैं। वो इसलिए बेटा कि मैं बस दिन भर में ही यहीं रहता हूँ और रात को यहाँ सो जाता हूँ। कहते हुए उस बुजुर्ग ने बगल वाली कब्र की तरफ इशारा किया और उन दोनों ने जब कब्र को देखा तो दोनों डरकर बुजुर्ग की तरफ मुड़े, लेकिन वहाँ वो अब था ही नहीं। दोनों वहाँ से सिर पर पैर रखकर भागे। वो कब्र लेफ्टिनेंट कर्नल स्टीफन की थी और उस कब्र पर उसी बुजुर्ग की मूर्ति बनी हुई थी जो ऋषभ और शिवम से बात कर रहा था। उसकी मृत्यु सन 1750 में लिखी हुई थी। वो कब्र उसी के नाम और उसकी मृत्यु के बाद ही बनी थी और पहली कब्र भी उस कब्रिस्तान में उसी की थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ।
अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।